तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिर से बता दीजिए। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? सर इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। हो गया था। क्या था इंटेंसिटी ऑफ सर साउंड वेव का? फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ होगा। साउंड शुरू किए थे सर। शुरू किया था ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, हाँ। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये जो टॉपिक है ना, इसमें दो तरीके की बातें करनी है हमें। पहला है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स, और दूसरा है इंटेंसिटी के लिए आपका इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो क्या है, मैं पहले इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इमेजिन करो मेरे पास ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे साउंड चारों तरफ निकल रहा है, इधर 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 इधर, चारों तरफ, स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन के अंदर, सब तरफ निकल रहा है। और इस सोर्स का जो पावर है वो है पी। पी क्या है? पावर ऑफ सोर्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, छोटा हो रहा है। मैं अगर इस पॉइंट पर इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, ये कौन सा पॉइंट है? तो ये वो पॉइंट है जो इस पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर इस सोर्स से आर डिस्टेंस पर मैं पावर इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है बेटा, इंटेंसिटी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया per unit time, that is power by area. Now assuming that the energy that is being emitted at this point, it spreads equally in all directions, I can say that it will be spreading in a sphere of radius r. कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये एक आर रेडियस के स्फीयर में एनर्जी स्प्रेड हो रही है ना? क्या हुआ? कह सकते हैं सर ना? ये एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, ये वही चल रहा है। ठीक है, ये कह सकता हूं आर डिस्टेंस पे ये एक स्फीयर में स्प्रेड हो चुका होगा, हर तरफ आर डिस्टेंस पे इक्वल इंटेंसिटी होगी। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली पावर पी अपॉन एरिया इस स्फीयर का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इंटेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला पावर के टर्म्स में क्या है? एक सोर्स की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना होगा? इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय आई इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो पावर इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। वेट सर। हो गया होगा अभी तक?
यस सर। चलो, सो इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r हमने निकाल लिया. दिस इज बेसिकली पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. नाउ मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बात करूं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की, तो हम ऑलरेडी एक तो इसका डायरेक्ट मेथड जानते हैं. क्या? इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड वगैरह वगैरह, अगर अलग अलग चीज़ों के टर्म्स में हम निकालना चाहें तो हम इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला बोल सकते हैं. क्या? इंटेंसिटी इज इक्वल टू अगेन पावर बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू, हम इसका सीधे से स्ट्रिंग वेव वाला डायरेक्ट जो एक एप्लीकेशन था उसका यूज करके हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वी की जगह मैं सी यूज करना पसंद करूंगा आगे से वेव की वेलोसिटी के लिए. हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सी अपॉन area of cross section. Now mu is mass per unit length, mass per unit length into area is volume. So this is equal to, इस काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. So this becomes equal to half rho omega square a square c. Okay. जहां पर c क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव. ये इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ये होगी. अब इसी का हम डेरिवेशन देखेंगे. अब जब डेरिवेशन करेंगे तो किसी और फॉर्म में आएगा आंसर, हमें वो फॉर्म भी याद करना है और उसके बाद उस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे. इसलिए अभी आप एक तो ये वाला फॉर्म याद कर ही लो. क्या आया इंटेंसिटी का फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सी. अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि जो आपका वेव है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ठीक है, प्लेनर वेव. सो ये मैंने एक पाथ कंसिडर किया है जिसमें वेव एकदम प्लेनर वेव जा रहा है. वेव उधर जा रहा है वेलोसिटी c से. इसमें यहां पर एक क्रॉस सेक्शन है, पार्टिकल्स का. इसके जस्ट पास में यहां पर एक और क्रॉस सेक्शन होगा. मैं इसी क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करता हूं. ये अगर यहां से x डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन के लिए, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लिख सकता हूं. जहां मेरा c कितना है? तो c है सर ओमेगा बाय के. और अगर ये डेल्टा x की इक्वेशन है तो मैं लिख पाऊंगा दिस मीन्स दैट डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट. अब नॉट, p नॉट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द एम्पलीट्यूड फॉर साउंड वेव. तो p नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5. एज वी नो कि जब साउंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है या वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है तो प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाय 2 आगे होती है फेज में. ये भी ध्यान रखें कि जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है तो प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट वेव से फेज में पाई बाय 2 पीछे होता है. इसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. सो ये अपना हो गया. दिस इज नॉट जस्ट चेंज इन प्रेशर, दिस इज ऑल्सो द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द, एक तरीके से आप कह सकते हो, दिस इज द एक्सेस प्रेशर. सो ये जो प्रेशर है ये इस पॉइंट पर है, ये पीछे से यहां पे मान सकते हैं इस तरीके से ऐसा प्रेशर यहां पे एक्ट कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे. और ये क्रॉस सेक्शन आगे की तरफ लेट से वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ध्यान दीजिएगा, वेव की वेलोसिटी c है, ये वेलोसिटी v किसकी है? दिस वेलोसिटी v इज velocity of particles, or I can say
This is the velocity for the cross section. The whole cross section is moving with this velocity. So that means कि मैं इस v को निकाल सकता हूं, v is equal to d dt of delta x. इस delta x का rate of change with respect to time will be the velocity of this cross section, velocity of the particles. So this will come out to be a omega cos omega t minus kx plus phi. Okay. सो नाउ पावर, अब मैंने क्योंकि P प्रेशर के लिए यूज कर लिया है, मैं पावर यहां पे POWER से लिख रिप्रेजेंट कर रहा हूं. पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स कैसे निकलेगा? देखो एक्सेस प्रेशर है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो अपना ऑटोमेटिकली एक फोर्स ही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हमारे वेव की वजह से तो यही एक्सेस प्रेशर लग रहा है ना. तो वेव की वजह से जो फोर्स लगा, इस क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, that is equal to simply delta P into area of cross section. Let's call it S. इस area of cross section को हम लोग S बोल रहे हैं क्योंकि A हमने एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर लिया. डेल्टा P into S ये हो गया फोर्स into velocity. This is your power. So which means that intensity I is equal to power by area is equal to simply delta P into velocity. तो हमें बस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है. क्या हो गया ये? P नॉट ए ओमेगा. और यहां देखिए ये कॉस सेम है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आया कैसे? डिफरेंशिएट होके आया. प्रेशर π/2 फेज आगे है, ये डिफरेंशिएट हुआ तो हमें मालूम है एसएचएम को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं π/2 फेज आगे चला जाता है वो. तो ये भी π/2 फेज आगे, मतलब प्रेशर भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज आगे है, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज आगे, तो दोनों सेम फेज में हो गए. इसलिए यहां पर सिंपली आ गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. ये आपकी इंटेंसिटी है. अब देखो अगर मेरे, ये तो हो गई इंटेंसिटी. अगर मेरे को चाहिए एवरेज इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इंटेंसिटी लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है. एवरेज इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? आप थोड़ा सा सोचिए. आपने एनर्जी का एसएचएम पढ़ा है, उसमें भी इक्वेशन क्या आती थी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक साइन स्क्वायर होता था, एक कॉस स्क्वायर होता था. यहां पर इंटेंसिटी में क्या है? पी नॉट ए ओमेगा टाइम्स कॉस स्क्वायर. तो इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिए, एनर्जी की मीन वैल्यू क्या होती थी? E0/2. तो इस इंटेंसिटी की मीन वैल्यू क्या होगी? दिस अपॉन 2. आप ऐसा समझ लो, साइन स्क्वायर AT प्लस बी, अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, इस इन ब्रैकेट का मतलब है एवरेज, ये होता है हाफ. 1/2 होता है इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन या इन वन टाइम पीरियड. सिमिलरली एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर AT प्लस बी भी हाफ ही होता है. और इसलिए इन दोनों का सम, मतलब दोनों हाफ हाफ है और दोनों का सम 1 है. सो द एवरेज इंटेंसिटी क्या आएगी? एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगा सिंपली P नॉट ए ओमेगा बाय 2. इसी को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है. दिस इज योर एवरेज इंटेंसिटी. दिस इज इक्वल टू दिस. ये हमें प्रूफ करना है कि P नॉट ए ओमेगा बाय 2 और हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सी दोनों सेम है. ठीक है, ये दोनों सेम है, ये हमें प्रूफ करना है. अभी तक अगर कंपेयर करें तो सिर्फ ये हाफ ही सेम लग रहा है, बाकी तो कुछ सेम है ही नहीं, राइट. पर उससे पहले आप कॉपी कर लेंगे इसको. तो ये दो फॉर्मूले आ गए हैं आपके पास एवरेज इंटेंसिटी के. और अगर आपको इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये रहा.
सर हाँ सर पावर इक्वल टू डेल्टा पी एस वी, वहां से और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो, ये बेसिकली कुछ नहीं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेल्टा पी इज द प्रेशर, एस इज द एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज पावर। अब मैंने सिर्फ डेल्टा पी क्यों यूज किया, पी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यार पी तो एटमॉस्फेयर का है, वो वेव का नहीं है। और पी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पीछे से आगे भी लग रहा है, आगे से पीछे भी लग रहा है, राइट। हालांकि ये वाला भी लग रहा है, बट ये मैं अगर सिर्फ वेव के बारे में बात करूं तो सिर्फ वेव की वजह से सिर्फ इतना ही फोर्स लग रहा है, राइट। तो डेल्टा पी इंटू एस इज द फोर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वी। वी किसका है, तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी। इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे यहां से प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये मूव कर रहा है, तो वर्क हो रहा है। द रेट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो फिर अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। अच्छा, अभी हमें पी नॉट ए ओमेगा बाई टू, पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, सॉरी इंटेंसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, पी नॉट ए ओमेगा बाय टू, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात है, वी नो दैट पी नॉट कितना होता है, तो सर पी नॉट होता है बी ए के। सो लेट्स पुट इट हियर, वी विल गेट बी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा के बाय टू, है ना। कोई दिक्कत, ये आ गया। नाउ वी विल अगेन मैनिपुलेट इट, क्या बोले करेंगे हम इसके साथ, ये हो गया बी ए स्क्वायर ओमेगा के बाय टू। सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विथ स्पीड सी, बिकॉज आई नीड दिस सी हियर। मैं इसको ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर ओमेगा बाय ओमेगा के बाय टू इंटू सी बाय सी। ओके, नाउ बल्क मॉडुलस जो है ना, यहाँ पे बल्क मॉडुलस ये यहां पर क्या कर रहा है, अच्छा मेरे को ये सी बाई सी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, मेरी गलती, सॉरी। ये बल्क मॉडुलस से मुझे एलिमिनेट करना है, मुझे हमारा हमेशा फोकस कभी भी इस पे नहीं होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमेशा फोकस किस चीज होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें बल्क मॉडुलस हटाना है। तो बल्क मॉडुलस इन टर्म्स में कैसे बन सकता है, सीधी सी बात है, बल्क मॉडुलस आपका आता है फ्रॉम, बल्क मॉडुलस और इन चीजों में क्या रिलेशन है कि C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, राइट। सो I will multiply and divide it with rho. Okay. So now this b by rho, ये जो b है और इस रो, ये जो रो है, this b by rho will become c square. So I will have, this is equal to half a square omega k c square into rho. Okay. Now out of these two c's I will replace one with omega by k. So this is equal to half, मैं रो को लेफ्ट में ले रहा हूं, रो ए स्क्वायर ओमेगा के इंटू सी इंटू ओमेगा बाय के।
क्यों है ये ओमेगा बाय के, यहां से कैसे आया, बिकॉज दिस ओमेगा बाय के इज नथिंग बट सी. And from here you can see that after cancelling out, this k is cancelled out with this k, we are left with this expression, half rho omega square a square c. समझ में आई बात? सो इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है. This is intensity in terms of amplitude, this is intensity in terms of pressure amplitude as well as displacement amplitude. ठीक है बेटा? आगे बढ़े. Yes, sir. नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ, अच्छा नहीं, उससे पहले कुछ और आएगा. क्या आएगा इससे पहले? ये आप सब लोग पढ़ के आए हो 10th क्लास तक. लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच पढ़ा है सब लोगों ने? हाँ या ना बोलो. यस सर. लाउडनेस से हमें क्या पता चलता है? हाउ लाउड और डिम, डिम नहीं बोलना चाहिए, फेंट बोलना चाहिए, और फेंट अ साउंड इज, है ना? कोई साउंड कितना लाउड है या फेंट है, ये हमें लाउडनेस से पता चलता है. इस चीज को लाउडनेस कहते हैं. क्वालिटी क्या होती है? तो बेटा क्वालिटी इज रिलेटेड टू साउंड म्यूजिक है या नॉइज है, या मतलब साउंड जो सुनने में कैसा है. म्यूजिक एंड नॉइज बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं दोनों के. साउंड सुनने में कैसा आ रहा है, उसका पैटर्न कैसा आ रहा है. ठीक है. एंड पिच इज रिलेटेड टू श्रिलनेस एंड ग्रेवनेस. श्रिलनेस एंड ग्रेवनेस. ठीक है. Now I will let you know that all these, all नहीं होना चाहिए, none of these quantities, none of these is a physical quantity. इनमें से किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते. ध्यान दीजिए, जब मैंने ये सब लिख तो दिया, इसका मतलब समझते हैं. साउंड कितना लाउड है या कितना फेंट है, कितना तेज है, कितना धीरे है साउंड, ये हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हाँ, क्वालिटी, सिंपल क्वालिटी. ठीक है. लाउडनेस का मतलब क्या है? साउंड कितना तेज है, कितना धीरे है. ठीक है. कितना लाउड है, कितना फेंट है. अब ये जो चीज है ना, लाउडनेस, ये रिलेटिव चीज है. एक ही साउंड किसी को लाउड और किसी को धीरे लग सकता है. ऐसा आपने देखा होगा घर में टीवी देखते वक्त, कोई साउंड को बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई साउंड को घटाने की कोशिश करता है. ऐसा होता है ना? तो ये जो लाउडनेस है, इट इज रिलेटेड टू, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से आपका डायरेक्टली इंफ्लुएंस होता है? सो दिस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा साउंड लाउड होगा. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करोगे लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, तो ऐसा नहीं है. व्हाट वी फील is not directly related to intensity, but the relation is somewhat of the logarithmic form. और हम लोग वैसे तो लाउडनेस आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने लाउडनेस को मेजर करने के लिए एक डेसिबल स्केल बनाया.
आप बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो मेजर कैसे होता है? देखो, हमने जबरदस्ती इसको मेजर करने के लिए एक डेसिबल स्केल बनाया है, ठीक है? वो डेसिबल स्केल से जो मेजर हो रहा है दैट इफेक्टिवली इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट जो लाउडनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं और जिस लाउडनेस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग सेम साउंड को अलग अलग लाउडनेस में परसीव करते हैं. तो दिस इज मेजर्ड यूजिंग डेसिबल स्केल. नाउ व्हाट इज अ डेसिबल स्केल? तो डेसिबल स्केल में होता है आपका लाउडनेस L इज इक्वल टू सिंपली 10 log I बाय I नॉट. लॉग का मतलब है अगर कुछ लिखा नहीं है तो बेस क्या होगा लॉग का, बताइए? 10 होता है, ठीक है? ई नहीं होता है, 10 होता है. ओके, सो लाउडनेस इज 10 log I बाय I नॉट. इसमें I क्या है? सो I इज सिंपली आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड. और I नॉट क्या है? तो सर I नॉट है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ह्यूमन ईयर, जिससे कम साउंड हम लोग नहीं सुन सकते. आई नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ना सेम इंटेंसिटी पे अलग अलग लाउडनेस सुनाई देती है, पर दिस इज अ स्केल जिसका हमको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सोचिए, किसी दिन शादी में, मान लीजिए आपके घर के पड़ोस में कोई शादी है, कोई बैंकेट हॉल है, वहां पे शादी हो रही है, वो रात को 2 बजे डीजे बजा रहे हैं. आपने पुलिस को कंप्लेन करी, लेट्स से कि यार सोने दो यार, कल एग्जाम है मेरा. आपने पुलिस को कंप्लेन करी, पुलिस आई उसके पास, तो इतना तेज डीजे क्या बजा रखा है? तेज कहाँ है, तो धीरे, मेरे को तो बहुत धीरे लग रहा है. तो ये जवाब ना दे पाए, इसके लिए लाउडनेस को मेजर करना बहुत जरूरी था, ठीक है? लाउडनेस किस में मेजर किया गया? लॉगरिथमिक स्केल में मेजर किया गया आपका डेसिबल में मेजर किया गया, ठीक है? और वैसे इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? तो एम्पलीट्यूड पे. एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी भी बढ़े, ठीक है बेटा? नाउ लेट्स मूव टू क्वालिटी. अब देखो यार, क्वालिटी का मतलब समझो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी था, ही क्वालिटी लिखा गया है, ठीक है? क्वांटिटी है ये, सर वही मैं बोल रहा था सर आपको तब. ठीक है? अच्छा, मुझे लगा आप इस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो. चलो, क्वालिटी जो है ये क्या होता है? ये आपका मतलब ये बताता है कि साउंड जो है वो किस सोर्स से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज, आपको गिटार के साउंड और आपके बांसुरी के साउंड, फ्लूट के साउंड और गिटार के साउंड में आपको भी कंफ्यूज नहीं होगा. आपको साफ साफ पता है कि ये फ्लूट का साउंड है और ये गिटार का साउंड है, राइट? हाँ है ना? यस सर. तो बेसिकली क्वालिटी जो है इट इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म. अब वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो आपने अभी तक एक ही वेव फॉर्म पढ़ा है जिसका नाम है साइनोसोडल वेव फॉर्म, जिसमें साइन का कर्व यूज हो रहा था, साइन का, कोसाइन का, राइट? और भी तो वेव फॉर्म पॉसिबल है, और भी तो अलग अलग शेप हो सकते हैं ना आपके फंक्शन के, ग्राफ के. तो दिस क्वालिटी इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म, ये आपको बता. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ना वो अलग अलग वेव फॉर्म क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फ्लूइड है, जो वो अच्छा सा साइनोसोडल वेव क्रिएट करता है, फ्लूट. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बात करूं एक ही पोजीशन पर, तो फ्लूट में ये
कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? हॉट फ्लूइड, दिस इज फॉर, ये काफी हद तक साइनोसॉइडल दिखता है। वहीं अगर आप हमारी शादी में बजने वाले यंत्र, मतलब डीजे के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिशनल यंत्र जैसे कि शहनाई के बारे में बात करेंगे, तो शहनाई में का जो वेवफॉर्म होता है वो ऐसा होता है, वो टेंजेंट जैसा दिखेगा कुछ हद तक आपको। टेंजेंट जैसा एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि लगातार पैरेलल नहीं है, बट भावनाओं को समझो। एकदम पीक्स जो है इसके स्मूथ नहीं होते, शार्प होते हैं। दिस इज फॉर शहनाई। ठीक है, सब कॉपी नहीं करना, सिर्फ बता दे रहा हूं आपको, दिखा दे रहा हूं एक बार। वहीं पे अगर आप पियानो की बात करो तो पियानो में जो साउंड का वेवफॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। एंड सो, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? सर ये क्लास 10 में देखे हैं। हाँ, सर ये वाला क्लास 10 में देखे हैं सर। मुझे मालूम है, मैंने सब पढ़ाया है आपको। क्लास 10 तक आप सब पढ़ चुके हो। ये वाला जो पूरा टॉपिक है लाउडनेस क्वालिटी पे, जिसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास 9 10 में था उतना ही है, इसमें उसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये जो पिच है, दिस पिच, जिससे हमारी श्रिलनेस और वेवनेस समझ में आती है। श्रिलनेस का मतलब क्या है? पतली आवाज। बच्चे की जो आवाज होती है बहुत श्रिल होती है, और जो ओल्ड एज में जो आवाज आती है वो काफी ग्रेव आती है, काफी मोटी आवाज आती है ना, खड़खड़ाहट में। तो पतली आवाज श्रिल है, मोटी आवाज ग्रेव है। श्रिलनेस कब होगा, किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। हायर द फ्रीक्वेंसी, मोर श्रिल इज द साउंड। और ग्रेवनेस, ग्रेव साउंड क्योंकि ओल्ड लोगों की है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है बेटा, देखो याद करने के लिए जबरदस्ती ऐसे याद कर सकते हो कि ओल्ड एज मोटी आवाज होती है, सबको पता है। ओल्ड एज की साउंड को ग्रेव कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रेव के पास में है, एक तरीके से याद कर सकते हो आप। अगर कभी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है सर, ज्यादातरों को नहीं होता, कुछ लोगों को होता है सर, नाम याद नहीं रहते, श्रिल किसको कहते हैं, ग्रेव किसको कहते हैं, उनके लिए बता। आगे बढ़ता हूं फिर। ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कोई भी चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए सेम जगह पे इनकी मेजरमेंट अलग अलग आ सकती है। कॉपी हो गया? आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के ना चश्मा लग गया। सर खोल दीजिए तब, हम्म, कोचिंग ऑफलाइन कर दीजिए। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं ना बेटा, मेरे बस में नहीं है ना। मेरे बस में होता तो मैं बहुत पहले खोल देता। शाम को भी लग गया। आपको भी लग गया? सर मेरा पावर बढ़ गया। सबके साथ कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम हुई है, क्या करोगे? सर मेरा नहीं हुआ सर। कॉन्ग्रेट्स। मेरी प्रॉब्लम दूसरी हो गई है, मेरे को चीजें दो दो नजर आने लग गई हैं। मतलब दोनों आंखों के बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम हो गया है।
तो क्योंकि वो ब्लू रेज जो जाती है ना, उससे दूसरी प्रॉब्लम हो गई मुझे। और मेरे सामने एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ है, इधर मेरे आँख पे लाइट लगी हुई है, उधर एक और लाइट लगी है, इधर से एक और लाइट जल रही है। जो भी, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो फिर अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कॉन्सेप्ट वही सिंपल सा क्या है कि देखो, अगर एक ही पॉइंट पर अब साउंड वेव होंगे, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग सोर्सेस से लेट से साउंड आता है, ठीक है। यहां से जो इस पॉइंट पर वेव पहुंच रही है, इसको लेट्स कॉल इट वेव 1, और इस वेव को लेट्स कॉल इट वेव 2। ये पॉइंट लेट्स से आपका पॉइंट ए नहीं बोलेंगे, लेट्स से वाला पॉइंट आपका पॉइंट एम है। तो इस पॉइंट एम पे अगर आप डेल्टा एक्स देखोगे तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। और अगर आप इसी पॉइंट पर डेल्टा P देखोगे, प्रेशर में चेंज देखोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। सिंपली आपको एडिशन कर देना है इंडिविजुअल वेव का, वो आपको नेट टोटल का सुपरपोजिशन बता देगा, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी एसएचएम में सुपरपोजिशन देख चुके हैं, उसमें जिस तरीके से फेजर डायग्राम बनाते थे वही काम करेंगे। ये हम सेम टू सेम चीज वहां देख चुके हैं आपके नाम क्या है, पिछला चैप्टर वेव ऑन स्ट्रिंग, उसमें भी देख चुके हैं सुपरपोजिशन, कि सिंपली आपको दोनों को ऐड कर देना है। कहीं पे ऐड करना आसान होगा, कहीं पे ऐड करना मुश्किल होगा। कहीं पर ऐड करते हैं आपको सिंपली फेज डिफरेंस जो है वो 0 या पाई मिल जाएगा, कहीं कहीं पे कुछ और एंगल आ जाएगा, तो उसमें आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। फेजर डायग्राम बनाना हम ऑलरेडी एसएचएम में बहुत अच्छे से सीखे थे, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन होता है, इसमें कुछ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसी का यूज करके आता है इंटरफेरेंस। दोनों एक ही चीज है बेसिकली, कुछ अंतर नहीं है, बट इंटरफेरेंस में ना हम लोग एक पॉइंट पे नहीं, हम लोग वेरियस पॉइंट के बारे में एक साथ बात करना चाहेंगे इस टॉपिक के अंदर। मतलब चीज एक ही है, सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस कर रहे हैं, पर हम लोग अब इस टॉपिक में क्या करेंगे, इस यहां पे क्या किया, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या होगा उसके बारे में बात कर दी। अब मैं बात करूंगा अगर मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। तो इमेजिन दिस कि देयर इज अ पॉइंट एम, जहां पर एक सोर्स से लाइट बोल रहे हैं, साउंड ऐसे आ रहा है, दूसरे सोर्स से साउंड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये दोनों जो सोर्सेस हैं अगर इंडिपेंडेंट हुए, इफ द टू sources are independent of each other, तो क्या पाया जाता है कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता। जो डेल्टा फाई है इट इज नॉट अ कांस्टेंट, जिसकी वजह से एट m वी गेट अ वैरिंग एम्पलीट्यूड। क्योंकि डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट नहीं होगा, आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। आई गेस आपको याद होगा, हमने एसएचएम में पढ़ा था जब फेजर डायग्राम देखा था। तो ये जो m पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो डेल्टा फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, और डेल्टा फाई क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता रहेगा। एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ interference will not be visible। वो विजिबल नहीं होगा जो इंटरफेरेंस है, हमें विजिबल या कहना चाहिए ऑब्जर्वेबल। हमें दो ऐसे सोर्सेस चाहिए जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। टू सोर्सेस विथ कांस्टेंट डेल्टा फाई। अगर दो ऐसे सोर्सेस हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो is called is नहीं are called कोहेरेंट सोर्सेस। हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, ठीक है। अभी कोहेरेंट सोर्स क्यों चाहिए हमें, सॉरी कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, कैसे मिलेगा। कोहेरेंट सोर्स बनाने का एक ही तरीका है, एक ही वेव के दो टुकड़े होंगे, ठीक है। एक ही वेव से दोनों वेव बनाने पड़ेंगे। कैसे, वो थोड़ी देर में देख लेंगे। बोथ waves are created from same source, तभी हमें कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। फटाफट इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे के इसके आगे और बहुत कुछ पढ़ाना है। कॉपी हो गया। चलो देखो, अब एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका बता रहा हूं। ये क्या करूं, देख रहे हो यहां क्या हुआ, ये एक पाइप है और यहां से आपका साउंड क्रिएट होता है। ये आपकी बाल्टी लग रही है बट ये स्पीकर है, ठीक है। यहां पे लेट से एक स्पीकर है, ये स्पीकर से साउंड अंदर गया, ये यहां पे जाके दो रास्तों से बाहर निकला, तो एक सोर्स यहां बन गया इफेक्टिवली, एक सोर्स यहां बन गया। तो दो सोर्स हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। हो गए ना, बोल दिया करो यार कभी कभार। Yes. यस सर।
तो एक सोर्स से दो सोर्स बने, और अब क्योंकि दोनों सोर्सेस का, दोनों वेव्स का, जो वेव यहां से निकले जो यहां से निकले, दोनों क्योंकि सेम सोर्स से आ रहे हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा डिपेंडिंग ऑन द पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, अब ऐसे जो दो वेव्स बनेंगे उनके बीच में फेज डिफरेंस आएगा कैसे? तो ड्यू टू पाथ। कैसे? रिलेशन बिटवीन path difference and phase difference। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है वेव की, y की जगह आप लिखो डेल्टा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। सो आई कैन सी दैट phase is equal to simply omega t minus kx plus phi। Now let's say कि यहां से लेकर यहां तक का जो सोर्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है वो x1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव x2 है। सो आपका फेज 1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, and phase 2 is equal to omega t minus k x2 plus 5. This implies phase of this source at this point, phase of source 1 minus phase of source 2 is simply this minus this is equal to k या minus k x1 minus x2. So I can say that delta phase is equal to minus k delta x। now माइनस की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, हम इनफैक्ट आप देखोगे कि डेल्टा फाई को हम लोग सीधे k डेल्टा x लिख देते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x ऐसे लिख दिया जाता है, माइनस हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था ना उसमें क्या था, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। बिकॉज वो डेल्टा फाई कॉस के अंदर आ रहा है इसलिए प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप फॉर्मूला ये देखते हो, जबकि असली में माइनस साइन आना चाहिए, माइनस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो दो सोर्सेस बनाना पहले सीखा हम लोगों ने, एक ही सोर्स के दो टुकड़े कर दो, एक ही सोर्स से आने वाले साउंड के दो टुकड़े कर दो, उससे आपको दो कोहेरेंट सोर्स मिल जाएंगे जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, एंड दैट फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज कैन बी गिवन विद, नाउ लेट्स से द इनिशियल फेज डिफरेंस अगर दोनों का जीरो भी है तब भी हम को अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फेज डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। सर फिर से बोलिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखो हमने क्या किया, एक सोर्स से आने वाली वेव के दो टुकड़े किए, तो हमारे पास दो ऐसे वेव बन गए जो जिनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करे, क्योंकि दोनों का सोर्स ओरिजिनल सोर्स सेम है, और हम उन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस को स्टडी कर पाएंगे। वैसे इंटरफेरेंस हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है, पर क्योंकि दो सोर्सेस से आने वाले साउंड के बीच में फेज डिफरेंस लगातार वेरी करता रहता है, इसलिए जो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी है वो भी लगातार वेरी करती रहती है, उसकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग दो ऐसे सोर्सेस की स्टडी करेंगे, दो ऐसे वेव्स की स्टडी करेंगे जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। उसके लिए जरूरी है उन दोनों वेव्स के सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स से आने वाले वेव के दो टुकड़े कर दिए, तो हमारे पास यहां पर इफेक्टिवली एक सोर्स यहां बन गया, एक सोर्स यहां बन गया। अब ये दोनों सोर्सेज जो हैं ये कोहेरेंट है, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा किसी भी पॉइंट पर, या अभी यहां की बात नहीं कर रहे, ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, कभी भी फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होगा, दैट इज गिवन बाय डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स।
यहां पर मैं x1 x2 को 0 इक्वल कर दूंगा, तो इन दोनों सोर्सेज के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। बट जहां पे आप सुन रहे हो वहां पर भी तो सोचिए, एक ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस जाएगा, इन दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस की वजह से फिर से फेज में कुछ अंतर आया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये पार्ट डिफरेंस फेज जिनके ऊपर ये फेज डिफरेंस डिपेंड कर सकता है। ठीक है, बेसिकली एक ही है आपका पार्ट डिफरेंस, बट वो पार्ट डिफरेंस निकालने का अपने आप में एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 में, इंटरफेरेंस। अभी बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, तो वो शॉर्ट सा पार्ट कंप्लीट करा देता हूँ। क्लास 12 में बहुत अच्छे से होता है ये चैप्टर, मतलब डिटेल में होता है अच्छे से। मैं तो 3 लेक्चर में पढ़ाता हूँ बड़े प्यार से, आपको बस अभी फटाफट खत्म करा दूंगा 10 मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। सर हम्म सर आपने वो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स लिखा है। हम्म ओके सर, हो गया। हो गया। देखो, हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन कॉस ऑफ डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 1। जब कॉस डेल्टा फाइव 1 हो जाएगा तब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? तो व्हेन द सेम कॉस ऑफ डेल्टा फाइव बिकम्स -1। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस डेल्टा फाइव 1 हो जाए। ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस, यहां पर a मैक्स इज इक्वल टू कॉस डेल्टा फाइव का 1 डालो, कॉस डेल्टा फाइव को 1 किया तो ये हो गया सिंपली a1 प्लस a2। और यहां पर a मिनिमम कितना हो जाएगा? तो इट विल बी इक्वल टू a1 माइनस a2। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? इस सिचुएशन को हम कहते हैं, जहां एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आई बात? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ? amplitude A is equal to A1 plus A2, which is simply amplitude की maximum value। cos delta phi is equal to 1, that means this delta phi is equal to 2n pi। आपका जो इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप यहीं से देखोगे क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आप ये निकाल सकते हो सिंपली बाय यूजिंग इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और हमें ये बताया कि डेल्टा फाई जो है ये 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स है। दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स डेल्टा फाई, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो डेल्टा एक्स कितना है? n लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना है? n लैम्डा। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका डेल्टा एक्स n लैम्डा है।
डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 माइनस a2, इंटेंसिटी इज इक्वल टू रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, cos delta phi is equal to -1, that means delta phi is equal to 2n minus 1, phi odd multiple of pi, और आपका जो डेल्टा x है that will be equal to 2n minus 1 lambda by 2. अब -1 की जगह +1 भी यूज कर सकते हो, मैं माइनस प्रेफर करता हूं। तो इसमें कुछ खास देखो, मैं कह रहा हूं 11th क्लास में इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंटरफेरेंस के चक्कर में, खासतौर से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। मैं इसलिए इस पे सिर्फ लिखवा दिया है, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास 12th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता है। अभी जो फॉर्मूले बताया याद कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, ज्यादा मैं आपको बहुत कम चीजें बोलता हूँ बेटा, ये याद कर लो। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लास 12 हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। क्लास 12 में पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप इस पर। कॉपी हो गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े। Yes, sir. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों में छोटी छोटी बातें हो गई हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं पढ़ाने जाऊंगा तो फिर पूरा क्लास 12 का वो चैप्टर ही इसके अंदर कवर हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। ये आपका एक पाइप है, पाइप में ये एक एक्स्ट्रा सेगमेंट निकला हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ए। एक सोर्स साउंड का यहां रखा हुआ है, जिससे कि साउंड इसके अंदर एंटर करता है, और यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा है, पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा है, पूछा गया है फाइंड द कंडीशन फॉर विच ऑब्जर्वर hears loudest sound। तो क्या जवाब आएगा इसका? बहुत सिंपल सा बात है, क्या बोलेंगे? देखो भैया, लाउडेस्ट साउंड का मतलब क्या है, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ताकि एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब आपका जो डेल्टा एक्स है, जो पाथ डिफरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसमें आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स आया कहां से और किसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? देखो भाई, एक तो वो वेव होगी जो सीधा ऑब्जर्वर की तरफ चली जाएगी, और एक वो वेव होगी जो ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 ऐसे, और इसके बाद ऑब्जर्वर के पास जाएगी। तो ये जो दो वेव्स हैं, एक ऊपर से आने वाली और एक सीधे जाने वाली, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा।
इसका मतलब आप खुद बताइए, यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करके डेल्टा एक्स है कितना? बोलिए। 2a है ना, क्योंकि b तो इधर भी है, a और a ज्यादा है, राइट? यही आपकी कंडीशन है, सिर्फ कंडीशन तो निकालनी थी। समझ में आई बात? तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूं मैं।